जनन के बारे में पढ़ेंगे क्लास 10 साइंस लेसन नंबर 8 है। देखो आप जनन पढ़ के आ रहे हैं, अलैंगिक जनन पढ़ के आ रहे हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे लैंगिक जनन और उस लैंगिक जनन में जो कुछ बातें रहेंगी। एक बार पुष्पों में लैंगिक जनन के बारे में पढ़ेंगे और एक बार मनुष्य में लैंगिक जनन के बारे में पढ़ेंगे। तो पुष्प हुए और मानव हुए, दोनों में लैंगिक जनन के बारे में पढ़ना है। थोड़ा सा मैं बता दूं कि लैंगिक जनन में दोनों जनकों की आवश्यकता होती है, यानी नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों की आवश्यकता होती है। लैंगिक जनन में जो संतान बनते हैं वो अपने माता पिता से अलग हो सकते हैं, समान भी हो सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं। लैंगिक जनन अलैंगिक जनन से बेहतर होता है। लैंगिक जनन के लिए जो पौधे होते हैं उसमें जो लैंगिक जनन होता है उसके पुष्प में होता है। पौधों में लैंगिक जनन किस में होता है? पुष्प में। हालांकि जो पौधों में पुष्प होता है उस पुष्प में नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों उपस्थित होते हैं। पुष्प में जो नर युग्मक होता है उसे पुमंग कहते हैं और स्त्री में माने पुष्प में ही जो मादा युग्मक होता है उसे हम जयांग कहते हैं। यानी नर में जो होगा उसको पुमंग कहेंगे और मादा में जो होगा उसको जयांग। जयांग का मतलब जनानी, उसको जनाना आप कहते हैं। जो पुष्प होता है उस पुष्प के अंदर पराग कोष पाए जाते हैं और उसी पराग कोष के अंदर पराग कण पाए जाते हैं। और जो स्त्री होती है माने जो स्त्री पुष्प होती है उसमें वर्तिकाग्र पाया जाता है और यही पराग कण जब स्त्री के वर्तिकाग्र तक पहुंचता है तो हम कहते हैं कि उसमें परागण की क्रिया संपन्न हुई। कोई भी पुष्प है पौधे के अंदर, यदि उस पुष्प में लैंगिक जनन जब संपन्न हो जाता है तो उस पुष्प के अंदर अंडाशय पाया जाता है। क्या पाया जाता है? उभरा हुआ ऐसा होता है जैसे अंडा होता है ना, उसी तरीके से अंडाशय होता है। और वह जो अंडाशय होता है वह लैंगिक जनन के बाद फल में बदल जाता है और जो बीजांड होता है वह बीज में बदल जाता है। बीजांड अंडाशय के अंदर होता है। आप कोई भी फल खाते होंगे तो फल के अंदर बिया जरूर होता होगा, उसी को बीज कहा जाता है। तो अंडाशय निषेचन के बाद किसमें बदल जाता है? फल में। अब फल जब भी निकलता होगा देखना फूल से ही निकलता है, क्योंकि फूल में ही जनन होता है। जिस पौधा में फूल नहीं बनता है उस पौधा में फल का निर्माण भी नहीं होता। इसीलिए पुष्प का बनना बहुत ज़रूरी है। और जब पुष्प बनता है तब पुष्प में ही अंडाशय होता है और उसी अंडाशय से फल का क्या होता है? निर्माण। इस तरीके से फल के बारे में, और उसके अंदर उसी अंडाशय के अंदर बीजांड होता है और वही बीजांड किसमें बदल जाता है? बीज में। तो पहले कुछ बात लिखते हैं हम लोग। लैंगिक जनन शायद आपको लिखा दिया गया होगा, नर युग्मक और मादा युग्मक को मिलने से। आज का जो हेडिंग रहेगा उसका नाम रहेगा पुष्प में लैंगिक जनन। पुष्प में, तो एक हेडिंग बना लो, पुष्प में लैंगिक जनन। खूब बढ़िया से हम लोग देखेंगे आज पुष्प में लैंगिक जनन। ठीक है, तो लिख लेना कि जिस पुष्प में नर और मादा
उपस्थित होते हैं उसमें लैंगिक जनन होता है, उसमें लैंगिक जनन होता है। जिस पुष्प में नर और मादा दोनों उपस्थित होते हैं उस पुष्प में लैंगिक जनन होता है। यह आप जरूर याद रखेंगे, हम कभी भूल नहीं सकते इसको। आपको बता दें, कई बार पूछा जाता है एक और शब्द जिसका नाम होता है आवृतबीजी पौधा। आवृतबीजी पौधा, तो इसके बारे में भी हम लोग देखते हैं। कोई आपसे पूछे आवृतबीजी पौधा, देखो आप बहुत पौधे देखते होंगे जिसमें पुष्प खिलते हैं और बहुत ऐसे पौधा देखते होंगे जिसमें पुष्प नहीं खिलते। तो आप कहेंगे ऐसे पौधे जिसमें पुष्प खिलते हैं, निकलते हैं, उससे आवृतबीजी पौधा कहते हैं। आप पुष्प का जो जनन अंग होता है, पुष्प के नहीं, पौधे का जो जनन अंग होता है पुष्प होता है, पुष्प में ही जनन अंग उपस्थित होता है। इसीलिए आवृतबीजी पौधों में लैंगिक जनन क्या होता है, पाया जाता है। तो लिख लो, ऐसे पौधे जिसमें पुष्प खिलते हों, ऐसे पौधे जिसमें पुष्प खिलते हैं उसे आवृतबीजी पौधा कहते हैं, उसे आवृतबीजी पौधा कहते हैं। लिख लेना कि पौधे का जनन अंग पुष्प होता है, पौधे का जनन अंग पुष्प होता है। ठीक है, और थोड़ा सा इसमें लिख लेना उदाहरण में। अब गेंदा का फूल देखे भी होंगे, गेंदा का पुष्प आप लिख सकते हैं, सूर्यमुखी का पुष्प आप लिख सकते हैं। ये सब जितने आप देख रहे हैं सब में, सबको हम लोग आवृतबीजी पौधा कहते हैं। एक होता है अनावृतबीजी पौधा। जब आपने आवृतबीजी पौधा के बारे में बताया कि ऐसा पौधा जिसमें पुष्प खिलते हैं उसे आवृतबीजी पौधा कहते हैं, तो जब अनावृतबीजी का बात होगी तो ऐसे पौधे जिसमें पुष्प तो लिखें, ऐसे पौधा जिसमें पुष्प नहीं खिलता हो, पुष्प नहीं खिलता हो, उसे अनावृतबीजी पौधा कहते हैं। अनावृतबीजी पौधा। सवाल वगैरह इसमें आ जाएंगे। तो अनावृतबीजी पौधा में कह सकते हैं कि ऐसे पौधे जिसमें पुष्प क्या होते हैं, नहीं खिलते। अच्छा देखो, पुष्प का नर युग्मक, देखो जो पुष्प का नर भाग होता है, माने जो पुष्प का जनन अंग का नर भाग होता है उससे पुमांग, पहले समझ लो तब लिखना। जो पुष्प का, जैसे आप पढ़े होंगे कि जो पुरुष होता है उसका नर युग्मक, माने उसका जो मुख्य जनन अंग होता है वृषण होता है, और जो स्त्री होती है उसका अंडाशय। पढ़ना भी है इसमें विस्तार से भी।
तो उसी तरीके से पुष्प का जनन अंग का जो नर युग्मक होता है पुमंग होता है, या इसी को पुकेसर भी कह सकते हैं। और जो स्त्री होती है उसका क्या होता है, जयांग होता है, और जयांग के अंदर स्त्री केसर आ जाता है। तो लिख लो, देखो पुष्प का नर युग्मक पुमंग होता है, पुमंग होता है, जरूर सब लोग याद रखेंगे। आए पुष्प का मादा युग्मक, यहाँ पर लिख सकते हैं पुष्प का मादा युग्मक, मादा युग्मक क्या होता है, जयांग होता है, जयांग होता है। पुष्प का मादा युग्मक क्या होता है, जयांग। तो पुष्प से संबंधित कुछ बात है, लिख लो। मानो कोई भी पूछेगा ना, पुष्प का नर युग्मक पुमंग, पुष्प का मादा युग्मक जयांग। हाँ, पुमंग के कैसे होता है। हाँ, जो आप याद रखेंगे, कोई भी आपसे पूछे तो इस चीज़ को बता सकते हैं। हो गया? पुमंग, पुमंग प है, पुमंग है जयांग होता है। माने जो नर युग्मक होता है उसका नाम पुमंग होता है, और जो मादा युग्मक होता है उसका नाम जयांग होता है। तो चलो याद रखना, पूरा लिखा गया। अब हम लोग हेडिंग बनाना है एक लिंगी पुष्प, एक लिंगी पुष्प, देख लो। आपको याद है, एक लिंगी पौधा लिखो चाहे पुष्प लिखो। अरे जब एक लिंगी पौधा होगा तो उसमें पुष्प भी तो एक लिंगी न होगा। तो लिख लो, ऐसे पौधा जिसमें या जिसके पुष्प में, जिसके पुष्प में केवल एक लिंग पाया जाता है, केवल एक लिंग पाया जाता है, उसे एक लिंगी पुष्प कहते हैं। एक लिंगी पुष्प या पौधा कहते हैं। लिंगी पौधा ही लिख लो। एक लिंगी का मतलब जानते हो ना, नर और मादा दोनों का होते हैं अलग अलग। उदाहरण में पपीता लिख लो, आप लिख लो द्विलिंगी पौधा। यानी समझाते भी चल रहे हैं, लिखते भी चलिए। जब समझाए तो एकदम समझना। सुनो, द्विलिंगी, द्वि के मतलब क्या भाई, दोनों, और लिंगी के मतलब लिंग। तो कहेंगे ऐसे पौधे जिसमें क्या आता है, जिसके पुष्प में दोनों लिंग उपस्थित होते हैं, जिसके पुष्प में दोनों लिंग उपस्थित होते हैं, तो उसे द्विलिंगी पौधा कहते हैं। देख लो, ऐसे पौधा जिसके पुष्प में दोनों लिंग उपस्थित रहते हैं, उसे द्विलिंगी पुष्प कहते हैं।
उसे क्या कहते हैं? द्विलिंगी पुष्प। क्वेश्चन में पौधा लिख लगा। अरे जब पौधा द्विलिंगी तब पुष्प भी द्विलिंगी। ये अब हम पौधा के बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग। साला पौधा का चयन करा रहे हैं अभी हमनी के बाकी बात। प्रिंस बाबू अभी आपको कराना जरूरी है, कराना का पढ़ाना अभी कराना नहीं है। सूर्यमुखी दिख रहा कमल। चलो बाबा धाम घूम के आए थे शंकर जी से आशीर्वाद लेकर। चलो तो लिंगी पौधा आ गया, एक लिंगी पुष्प। देखिए प्लानिंग है तो ये सब के जमाना में पता ना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कोई दिक्कत बोलिए। क्या पढ़ लिखिए। सूर्यमुखी द्विलिंगी है क्या? कमल। मतलब इसको खोजना नहीं है कुछ। इसको खोजना नहीं है मतलब अकेले खोजा रहेगा मतलब। अब आपको एक तरह पुष्प के चित्र बनाना है। हो गया, लिखा गया। देखो ना यहाँ पर एक पुष्प की संरचना बनाया किताब में आपके। देखो अब इस सब एक बारे में लिखना है। द्विलिंगी को द्विलिंगी भी कहते हैं। एक पुष्प बना लोगे तुम लोग? मैं बना तो देता हूँ। माने वो पुष्प की चित्र बनाना है और के पूरा भाग के नाम लिखना। मिटा दे इसको। अरे द्विलिंगी और बहुलिंगी दोनों एक ही होता है बाबू, ठीक है। आपसे कहेगा कि पुष्प का नामांकित चित्र बनाइए और इनके विभिन्न भागों के कार्य का उल्लेख कीजिए। आ जाओ। पुष्प के नामांकित चित्र। तुम लोग चित्र बहुत अच्छा बनाते हो ना पुष्प का चित्र। बना देते हैं थोड़ा सा हम भी छोटा सा। एक कमल थोड़े बनाना है, अंदर वाला हिस्सा का बनाना है। ये पुष्प का आप चित्र बनाएंगे सुंदर सुंदर हाथों से, कमल हाथों से। और पुष्प के विभिन्न भागों का आप नाम भी लिखेंगे। आप अपने हिसाब से अपने स्तर पर बनाइए। किसी को बताने की ज़रूरत नहीं कितना सुंदर बनाते हैं। आपका फूल आपके लिए स्वागत रहेगा। दूसरे को कहाँ बना कर दिखाएंगे। ऐसा बना देंगे, ठीक है। यह एक पुष्प की संरचना है। अब इसका पूरा नाम हम लोग लिखेंगे, ठीक है। ये किसी में आप ऐसे बना लीजिएगा। ऐसे एक संरचना बना। जितना ऐसा देख रहे हैं ना, इसको हम लोग कहते हैं पराग कोश। ये वाला हिस्सा क्या कहते हैं? पराग कोश। पराग याद करो। हाई जन देख रहे हो बाबा के जैसे बना है जो वर्तिकाग्र करते एक जो ऐसा देख रहे हैं, ये वाला यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसको अंडाशय कहते हैं। नहीं कहा फूला हुआ अंडा की तरह संरचना होता है।
तीनों बनाना है। अंडा से। हाँ। वर्तिका करके नीचे वाला जो हिस्सा देख रहे हैं ये वाला, इसको वर्तिका कहते हैं हम। प्रिंस बना इसके अंदर एक हिस्सा इस तरीके से पाया जाता है, इसको बीजांड कहते हैं। बीजांड। हाई जो पतैया का निकला है इसको बाह्य दल पुंज कहते हैं। हाँ, ये पूरा स्त्री केसर होता है या पड़े भी होंगे, या चयांग होता है। खैर उसको तो बाद में। एक साइड ऐसी मतलब है। चलो नोट कर लो, इसको बना लो। ये वाला हिस्सा जो होगा यहाँ से लेकर के और यहाँ से लेकर यहाँ तक सबको हम लोग जयांग कहते हैं। चलो ठीक है, इतना लिख लो। ये पुष्प की संरचना है। आपको जैसे भी पुष्प की संरचना पूछेगा अपने हिसाब से सुंदर तरीके से आप इसको बना करके बता सकते हैं चित्र के द्वारा। हाँ, वो भी बनेगा। पहले तक बना के इसका नाम लिख लो, इसके बारे में लिखा। हो गया। ये पुष्प का संरचना है। देखिए, सबसे बाहर आपका बाह्य दल पुंज लिखा गया है। आप कह सकते हैं ये पुष्प का सबसे बाहरी चक्र होता है। इसमें इकाई बाह्य दल होते हैं। दल प्राय हरे होते हैं। ये कलिका अवस्था में पुष्प को सुरक्षा देते हैं। जब कली खिलता है ना, तो जो बाह्य दल पुंज होता है, हाँ, पुष्प की संरचना है। आई बाह्य दल पुंज जयांग है। जमया का मतलब जा, अमया का मतलब है या, ओकरा पर एगो बिंदु अग। दलपुंज या पुष्प का द्वितीय चक्र होता है। इसका निर्माण दल के इकाइयों से मिलने से होता है। यह प्राय रंगीन होता है और यह परागण में सहायता करता है। एक पुमंग होता है। यह पुष्प का तीसरा चक्र होता है। इसका निर्माण पुकेश्वर से होता है। यह पुष्प का नर भाग होता है। पुकेसर परागकोश योजी तथा पुतंतु से मिलकर बना होता है। परागकोश में परागकण और लघु बीजाणु निर्मित होते हैं। नहीं बना कहा अभी? चलो आप लिखाना शुरू करते हैं। अरे यहाँ पे एक बार प्रैक्टिस कर लेना, क्या दिक्कत है। पहले देखो, आपकी किताब में सबसे बाहर लिखा है बाह्य दल पुंज। बाह्य दल पुंज देखिए, नहीं बना लो। अरे रब सब पर डायरेक्टली लिखते चलो, इतना टाइम थोड़ा है कि जहाँ खराब लिखा जाए, याद किया जाएगा। आप सभी लोग सबके कॉपी पर लिखे हैं, रब पर लिख रहे हैं कि भी कॉपी इसका कंप्लीट नहीं है तुम्हारा। कहाँ नहीं लिखता सब पर? जो छूट गया छोड़ दो यार, यहाँ से लिखो। हाँ जाओ जाओ, अब जाना है। हाँ, बाह्य दल पुंज में क्या करना है आपको, लिख लो। यह पुष्प का, लिख लो, यह पुष्प का सबसे बाहरी चक्र होता है। यह पुष्प का सबसे बाहरी चक्र होता है। इसमें बाह्य दल उपस्थित होते हैं। इसमें बाह्य दल उपस्थित होते हैं। या तुम सब पर इन सब नहीं लिखोगे तो रोज छूट रहा है, तो छूट गया छोड़ दो, जहाँ से तहाँ से लिखो। अगला पार्ट से ये प्राय इनका कब पुराना हो, हरे रंग के होते हैं। आया तीसरा पाठ है ना बायोलॉजी, एक भी नहीं लिखा, हरे रंग के होते हैं। यह कलिका अवस्था में पुष्प की सुरक्षा करता है। यह कलिका अवस्था में पुष्प का सुरक्षा करता है। नोट कर लो इसको। क्या क्या बताया गया आपको? ये
ये पुष्प का सबसे बाहरी चक्र होता है। इसमें बाह्य दल उपस्थित होते हैं। ये प्राय हरे रंग के होते हैं। यह कलिका अवस्था में पुष्प का सुरक्षा करता है। ये बाह्य दल पुंज जो देखें सबसे बाहर पाया जाता है। क्या लिखा है इसमें? बाह्य दल पुंज उपस्थित। हाँ, ये कलिका को देख लेना। जब भी कली खिलती है ना, प्रश्न आता है कि जो कली खिलती है तो इसका सहायता कौन करता है, तो आप सीधे कहिएगा बाह्य दल पुंज। जो बाह्य दल पुंज होते हैं इसकी सहायता करता है। अब देखिए दल पुंज, दूसरा दल पुंज। तो दल पुंज में कहेंगे कि जब दलों का समूह मिलता है, जब दलों का समूह मिलता है तो दलपुंज का निर्माण होता है। दलपुंज का निर्माण होता है। यह रंगीन होता है और यह परागण की क्रिया में सहायता प्रदान करता है। सहायता प्रदान करता है। यही है दलपुंज। दलपुंज आपसे कोई पूछे, जब दलों का समूह, पुंज का मतलब ही होता है समूह। जब पुंज कहेगा तो पुंज का मतलब क्या होता है? समूह। तो जब दलों का समूह मिलता है तो इसे दलपुंज का निर्माण होता है। यह रंगीन होता है। अरे भाई रंगीन होगा तो उसमें परागण की क्रिया संपन्न होती है। दलपुंज जो होता है रंगीन होता है और दलों का समूह जब मिलते हैं तो दलपुंज का क्या होता है? निर्माण होता है। याद हो गया सबको? दलपुंज का क्या होता है? निर्माण होता है। थोड़ा देर लिख लीजिए। अब परागण होने का अभी हम लोग पढ़ रहे हैं ना, अभी तो परिचय हम लोग दे रहे हैं, सब पढ़ेंगे बाद में। परागण का मतलब यही होता है कि पराग को से परागण निकाल करके स्त्री के वाटिकाग्र तक पहुंचता है। लेकिन अभी तरह अच्छा ना लागत है, जब पढ़ाई जब टॉपिक आएगा तब अच्छा से समझना है। चल गया। बाहर दलपुंज मिटा रहे, दलपुंज लिख लिए सब लोग। आ जाओ तीसरा, पुमंग। पुमंग, पहले हम आपको बता दें पुमंग के बारे में। आप कहेंगे पुमंग, पु से पुरुष हो रहा है, यानी आप कहेंगे कि ये नर जननांग का क्या होता है? भाग होता है। ये पुकेसर जब बहुत अधिक संख्या में मिलते हैं तब आपका इसका निर्माण होता है पुमंग का। पुकेसर के अंदर पराग कोश, पुतंतु सब उपस्थित होते हैं और उस पराग कोश के अंदर अभी आप पढ़ेंगे पराग कण और लघु बीजाणु धान्य उपस्थित होता है। तो लिख लो, है तो याद करना, ठीक है। पुमंग का मतलब क्या होता है? पुरुष। लिख लो, यह नर जनन अंग का भाग होता है। यह नर जनन अंग का भाग होता है। और पुमंग पुंकेसरों से मिलकर बना होता है। इसमें पराग कोश उपस्थित होता है। पराग कोश उपस्थित होता है, उपस्थित होता है। पराग कोश द्विपालित होता है। पराग कोश द्विपालित होता है। इसी पराग कोश के अंदर पराग कण
बनते हैं तथा लघु बीजाणुधानी उपस्थित होती है। यानी हम चित्र बता देते हैं, बना लेते हैं परागकोश का। परागकोश का चित्र इस तरीके से होता है, बना लेना। परागकोश का संरचना, में 4 गो लघु बीजाणु, 1 2 3 4, ठीक है। और सब गोलका गोलका लघु बीजाणुधानी, और गोलका जो संरचना। 1 मिनट रुक, बना रहे, देख रहे हो, हट जाएंगे तो क्या बना कर हट जाए ना, करने की। हाँ, अब बना लो। देखो द्विपालिक का मतलब यही होता है, देखो पाली, इसमें एक ये पाली एक ये पाली, बीचों में से दिखा दिया। परागकोश की संरचना है, इसमें 4 गो लघु बीजाणुधानी, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, और चारों लघु बीजाणुधानी के अंदर देखो छोटे छोटे कण दिखाई दे रहे हैं ना, उसी कण को हम लोग कहते हैं पराग कण। समझ रहे हो? सब लघु बीजाणुधानी के अंदर छोटे छोटे कण दिखाई दे रहे हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? पराग कण। याद कर लेना सब कि जो पुमंग होता है, पुरुष कहिए या नर कहिए, ये नर का जनन अंग होता है। जो पुमंग होता है उसके अंदर परागकोश होता है, और जो परागकोश होता है वह द्विपालित होता है। इसमें 4 लघु बीजाणुधानी उपस्थित होते हैं, और उस चारों लघु बीजाणुधानी के अंदर पराग कण उपस्थित होता है। पराग कण की संख्या अलग अलग जीवों में अलग अलग होती है, ठीक है। रपट लिखिए, बता देंगे, याद हो गया ना सब। नर जनन का भाग होता है, पुमंग देख रहे हैं आप। पराग कोश इसमें उपस्थित है, द्विपालित होता है। इसके अंदर जो होते हैं आपके 4 लघु बीजाणुधानी होते हैं, इन सबके लघु बीजाणुधानी के अंदर परागकण उपस्थित है। आप परागकण जानते हो ना, पीले पाउडर के जैसा दिखाई देता है, पीला रंग का होता है पाउडर। अभी मैं लिखा लघु बीजाणुधानी उपस्थित होता है, लघु बीजाणुधानी उपस्थित होता है। हो गया, लिखा गया, मिटाए इसको। अब लिखो जयांग। जयांग माने जनाना, बना दीजिए, ऊपर तो लिख लिया। जयांग पढ़ ले तभी ना डॉक्टर बनवे या वैज्ञानिक बनेगा, या पौधा का देख रेख कैसे किया जाता है, ऐसा पढ़ने से आदमी डॉक्टर बनता है। हम पहले आपको बता दें कि जो पुष्प के जयांग की बात जब कर रहा है ना, ये पुष्प के जयांग का मतलब होता है ना जनाना। ये स्त्री जनन का प्रमुख भाग होता है। इसका निर्माण अंडप द्वारा होता है। इसके अंदर अंडाशय, वर्तिका, वर्तिकाग्र से होता है। अंडाशय में बीजांड होते हैं, वर्तिकाग्र परागण के समय परागकणों को ग्रहण करते हैं। तलिक लेता नहीं काचे जयांग। देखो यह मादा जनन अंग का भाग होता है। ये मादा जनन अंग का भाग होता है। जब कई स्त्री के साथ मिलते हैं, जब कई स्त्री के साथ मिलते हैं तो जयांग का निर्माण होता है। देखो कितना पढ़ना पड़ रहा है, निर्माण होता है। इसके अंतर्गत वर्तिकाग्र, वर्तिका तथा अंडाशय होता है।
अंडाशय होता है और अंडाशय के अंदर बीजांड होता है और अंडाशय के अंदर बीजांड होता है, बीजांड होता है। शब्द आपको याद होना चाहिए। किस तरीके से आप बताएंगे कि जो जयांग होता है वो स्त्री जननम का प्रमुख भाग होता है और ये जयांग स्त्री या माता जननम के जयांग जो होता है वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय से मिलकर बना होता है। जो अंडाशय होता है वह अंडाशय के अंदर बीजांड पाया जाता है और जो बीजांड होता है वह निषेचन के बाद बीज का निर्माण करता है। ये सब आपको याद हो गया। मिटाएं इसको। अब लिख लो तनी परागकण। कल हम पूछेंगे बाबू सबसे पहले, कहा कि आपके टेस्ट में सब दिया जाने वाला है परागकण। अभी आप संरचना बनाए थे ना इस तरीके से, ये देख लो। तो लिख लेना, पहले लिखना परागकण पुष्प के नर भाग में पाया जाता है। यह पीले पाउडर के समान दिखाई देता है। अलग अलग पौधों में परागकण की संख्या अलग अलग होती है, अलग अलग होती है। यह परागकोश में पाया जाता है, या परागकोश में पाया जाता, या पुष्प में पाया जाता है। और यही परागकण जब स्त्री के वर्तिकाग्र तक पहुंचता है तो परागण की क्रिया संपन्न परागण की क्रिया संपन्न होती है। लोग जवाब नोट कर लो, पराग नोट करो। अलग अलग जो पुष्प होते हैं उसमें जो परागकण होती है उसकी संख्या अलग अलग होते हैं, माने एक समान नहीं पाया जाता है। ठीक है, अलग अलग पुष्प होंगे तो उसमें जो परागकण होते हैं अलग अलग पाए जाते हैं, संख्या अलग अलग होती है। लेकिन पीला पाउडर की तरह होता है। अगर परागकण को आप देखेंगे तो वह पीले पाउडर के समान आपको दिखाई देगा जब आप उसको हाथ से टच करेंगे। पुष्प को उसे हाथ से टच किए, टच करने के बाद जो आपके हाथ पर पीले रंग के जो एक पदार्थ चिपकता है। हालांकि परागकण से एलर्जी भी उत्पन्न होती है, खुजली उजली होता है। तो अभी कुछ पुष्प में जो परागकण पाए जाते हैं इससे हाथ में खुजली वगैरह उत्पन्न होती है। तो इस बात को भी आप बता सकते हैं। क्या है तो परागकण की क्रिया संपन्न होती है। इस तरीके से आप परागकण बता सकते हैं। अभी आपको 20 मिनट और पढ़ना है। ठीक है, परागकण जान गए, जयांग जान गए, उमंग जान गए, पाहे दलपुंज जान गए, दलपुंज जान गए। अब क्या चाहिए?
बराबर देखिए। तो ये सब आपको याद होना चाहिए। परागण बहुत महत्वपूर्ण है, इसी से परागण की क्रिया होती है। परागण अगर का स्त्री वर्तिकाग्र है, यह वर्तिकाग्र तक पहुंचता है तो परागण की क्रिया संपन्न होती है। जल्दी लिखो यार, वर्तिकाग्र तक पहुंचता है तो परागण की क्रिया संपन्न होती है। लिखा गया? चलो अब अगला हेडिंग है स्त्रीकेशन, लेकिन ओकरा पहले हमने के चित्र बना कर समझाया। क्या समझना है? स्त्रीकेशन तुम कभी कितना पढ़ा होता है, कोना बात ना यार, दिन में तो घुमाएंगे के बाद नहीं क्या। हाँ चलो मिटा दे इसको, सब मिटा रहे हैं, देख लेना। जल्दी से लिखो यार, पढ़ा दे। हाँ तो फिगर में फुल्का बनाओगे ना। देखो पहले खूब इसको समझेंगे, क्योंकि आपका हाथ में दर्द हो रहा होगा। स्त्री के साथ लिखाया यार, जल्दी लिखो। स्त्री के साथ के बारे में हम लोग पहले समझो तब लिखना है। 5 मिनट इसका समय दोगे समझने के लिए। देखो फिगर बना रहे हैं यहाँ पर, लिखाना सब अपना मन से। अब जौन जौन चित्र बन रहे ताकि तो बनाना पड़ेगा ना। चलो आ जाओ। ये देखो स्त्री कैसे का चित्र में बना रहा हूँ, आपको कैसे दिखाई देगा? तो सुनो बाबू, आलोक बालक यहाँ खाली बात कर रहा है। अरे सीखो ना, ये देखो यहाँ आपको इस तरीके की संरचना दिखाई देगी, ठीक है? ऐसे माने आपको अनेक संरचनाएं दिखाई देगी, जैसे हम बना रहे हैं, और भी दिखाई दे सकता है इस तरीके के। ये मंच की तरह कार्य करता है, यही परागण को आकर्षित करता है। क्या करता है? आकर्षित करता है। इस तरीके की संरचना आपको दिखाई देगी। और नीचे जब आएंगे तो ऐसे उभरा हुआ एक हिस्सा दिखाई देगा, ठीक है? तो फिर इसके ऊपर एक ऐसे माने हिस्सा दिखाई आपको देता है। तो ऊपर जितना हिस्सा ये बनाया गया देख रहे हैं ना चित्र में, तो इसको हम लोग कहते हैं वर्तिकाग्र। क्या कहेंगे इसको? वर्तिकाग्र। और नीचे वाला जो हिस्सा होता है इसको हम लोग कहते हैं वर्तिका। और हाई जो नीचे वाला हिस्सा है इसको कहते हैं अंडाशय, ठीक है? और इसके नीचे एक और आपको संरचना दिखाई देगा इस तरीके से, तो इसको हम लोग कहते हैं बीजांड। इसको क्या कहते हैं हम लोग? बीजांड कहते हैं, ठीक है? और ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं इसको हम लोग कहते हैं पुष्पासन। देख लो ध्यान से। सबसे माने आपको स्त्रीकेसर के मुख्य रूप से हवाई चित्र है। स्त्रीकेसर के मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं। सबसे ऊपर वाला हिस्सा क्या कहेंगे? वर्तिकाग्र। आज जो लंबा डंटा देख रहे हैं इसको क्या कहते हैं? वर्तिका। और सबसे जो नीचे वाला हिस्सा होगा उसको, हालांकि फूला हुआ होता है, उसको अंडाशय कहते हैं। और उसी अंडाशय के अंदर क्या उपस्थित होता है? बीजांड। ये अंडाशय फल में बदलता है। बीजांड बीज, समझ रहे हैं? बीज का मतलब क्या होता है? बिया, मतलब फल। रूनी का बता, रूनी को मिला था तो रूनी के अंदर जब बिया ना वाला वो बिया के कहल जाला बीज, और पूरा रूनिया कहल जाए फल। ये बात का जामुन, तो जामुन के अंदर बिया नहीं होता है। जामुन कहाँ मिल रहा है? मिल रहा है क्या? जी सर, मिल रहा है। कहते नहीं कहा तो गली अपना ठेकुआ का उठाता है खाता है। चल आ जाओ। ऐसा इस तरीके से लिख लो। यह वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय से मिलकर बना होता है, और अंडाशय से मिलकर बना होता है। कौन बना होता है? स्त्रीकेसर, वर्तिका और वर्तिकाग्र। ये किससे मिलकर बना है? ओए स्त्रीकेसर से मिलकर बना है। अब बारी बारी से हम लोग देखेंगे। पहला वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र, ठीक है? क्या देखना हम लोग को? वर्तिकाग्र देखना है। तो सुनो, पहले समझो, पहले समझ लो तब लिखना। सुनो, कहोगे ना कि जो वर्तिकाग्र होता है
ये स्त्री केसर का सबसे ऊपरी भाग होता है। देखा स्त्री केसर जन मानो वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय, 3 गो से मिलकर बना होता है। आज जो वर्तिकाग्र होता है क्या होता है? वर्तिकाग्र। ये पुष्प का सबसे ऊपरी भाग होता है। सुनो, ये रंगमंच की तरह कार्य करता है। इसी पर परागकण आकर के गिरते हैं। देखा परागकण कहाँ पाया जाता है? नर युगों में पाया जाता है ना। देखा भाई मादा के बात हो, सब स्त्री केसर का बात होगा तो मादा की बात होगी ना, तो वो अलग है, ये अलग है। अभी इसके बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग, उसके बारे में पढ़ चुके हैं। परागकण होता है, पराग उसके अंदर। तो ये जो आप वर्तिकाग्र देख रहे हैं, ये जो स्त्री केसर, तीनों मिलकर स्त्री केसर बन रहा है ना, ये सबसे ऊपरी भाग होता है। ये रंगमंच की तरह कार्य करता है। इसी पर परागकण आकर्षित होते हैं, माने परागकण इसी पर आके गिरते हैं और आकर्षित होता है। इधर किसका बात हो गया? किसका? वर्तिकाग्र। तो लिखो लिखो, यह स्त्री केसर का सबसे ऊपरी भाग होता है। ऊपरी भाग होता है। यह रंगमंच के तरह कार्य करता है। इसी पर परागकण आकर आकर्षित होते हैं। अर्थात यह परागकण का आकर्षित करने का स्थान होता है। आकर्षित करने का स्थान होता है। जरूर आपसे जब भी प्रश्न में देख रहा था, अभी किताब में पूछा जाएगा कि जब परागकण होते हैं वह स्त्री केसर के कहाँ जाकर गिरते हैं, तो कहाँ जाकर गिरते हैं? वर्तिकाग्र पर। मान जो परागकण होते हैं वह वर्तिकाग्र पर ही जाकर आकर्षित होते हैं। वर्तिकाग्र एक रंगमंच की तरह कार्य करता है और परागकणों को आकर्षित करने का कार्य करता है वर्तिकाग्र। ये स्त्री केसर का सबसे ऊपरी भाग होता है और ये परागकणों को आकर्षित करने की क्षमता इसके अंदर उपस्थित होती है। तो देख लो, चित्र में देख भी रहे हो वर्तिकाग्र के बारे में, इसकी संरचना के बारे में लिखा गया। अब वर्तिकाग्र के बाद दूसरा जो होता है वर्तिका। दूसरा क्या बात होगी? वर्तिका। तो पहले सुनो, आखिर वर्तिका होता कहाँ है? सुनो ध्यान से, कहोगे नो, ये वर्तिकाग्र के नीचे पाया जाता है। वर्तिका कहाँ होता है? वर्तिकाग्र के नीचे पाया। एक लंबा डंटा नाल के रूप में पाया जाता है, नली के रूप में, और इसी से परागकण आकर के अंडाशय में क्या होता है? पहुँचता है। इसी पराग वर्तिकाग्र से जो परागकण होता है आकर के अंडाशय में क्या होता है? पहुँचता है। तो लिख लो थोड़ा सा, दूसरा लिख लेना, वर्तिका। वर्तिका में लिख लो, यह वर्तिकाग्र के नीचे पाया जाता है। नीचे पाया जाता है। यह लंबा डंठल तंतु के रूप में होता है। इसी डंठल से परागकण अंडाशय में प्रवेश करता है। अंडाशय में प्रवेश करता है। देख भी रहे हैं आप कि लंबा होता है, डंठल होता है, नली के रूप में होता है, उसके बीच में खाली जगह होता है और उसी खाली जगह से जो परागकण होते हैं
वह अंडाशय के अंदर क्या करते हैं, प्रवेश करते हैं। देख लो, अंडाशय लिखा है, अंडाशय के अंदर प्रवेश करता है। याद रखना कि अगर प्रश्न आपसे पूछे कि जो अंडाशय होता है उस अंडाशय के अंदर जो प्रवेश करता है, जो परागकण होता है किसके द्वारा प्रवेश करता है, तो आप सिंपल से बात बता सकते हैं, वर्तिका के द्वारा जो होता है परागकण होता है वह अंडाशय में क्या करता है, प्रवेश करता है। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। अब एक हेडिंग बना लो, अंडाशय। आपका परिणाम लोग को अंडाशय यानी याद कर लेना बाबू, ठीक है। वैसे तो हम कोशिश करेंगे पूरा विस्तार से पढ़ा दें कि आगे भी जाएंगे तो दिक्कत नहीं। अंडाशय, अंडाशय बताया। अंडाशय सुनो, कहोगे कि ये जो होता है ना वर्तिका के नीचे पाया जाता है। अंडाशय कहाँ पाया जाता है? वर्तिका के नीचे पाया जाता है। और ये फूला हुआ भाग होता है। कैसा भाग होता है? फूला हुआ। यानी जो आप अंडाशय देख रहे हैं ये फूला हुआ भाग होता है। और जब निषेचन की क्रिया संपन्न होती है, निषेचन की क्रिया संपन्न होती है तो ये अंडाशय फल में बदल जाता है। अंडाशय किसमें बदल जाता है? कई बार आपसे पूछा जाता है कि पौधे का चाहे पुष्प का वो कौन सा भाग होता है जो फल में बदलता है, तो कौन होता है? अंडाशय। लिख लो, लिखो, यह वर्तिका के नीचे पाया जाता है। यह वर्तिका के नीचे पाया जाता है तथा यह फूला हुआ भाग होता है। फूला हुआ भाग होता है, फूला हुआ भाग होता है। आगे लिखना, निषेचन के बाद, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। निषेचन के बाद, निषेचन की क्रिया संपन्न हो जाती है, अंडाशय फल में बदल जाता है। निषेचन के बाद अंडाशय फल में बदल जाता है। याद करो, ये वर्तिकाग्र के नीचे पाया जाता है तथा ये फूला हुआ भाग होता है। और निषेचन के बाद अंडाशय फल में क्या होता है? बदल जाता है। निषेचन के बाद अंडाशय फल में बदल जाता है। तो याद रखना, कई बार आपसे पूछा जाता है कि जब निषेचन हो जाता है तो निषेचन के बाद कौन जो माने पुष्प का कौन ऐसा अंग होता है जो फल में बदलता है, तो क्या कहेंगे? अंडाशय। ठीक है, क्या कहेंगे? अंडाशय। अच्छा अब सुनो, देख रहे हो ना पुष्पासन, एक देख लो। पुष्पासन कहोगे ना, ये अंडाशय के चारों ओर से क्या होता है? घेरा रहता है। ये भी कभी कभी फल में बदल जाता है। अभी आपको बता देते हैं, ये भी कभी कभी क्या होता है? फल में बदल जाता है। तो लिख लो, पुष्पासन, पुष्पासन। यह अंडाशय के चारों ओर पाया जाता है। यह अंडाशय के चारों ओर का आता है, पाया जाता है। और निषेचन के बाद कभी कभी ये फल में बदल जाता है। कभी कभी ये फल में बदल जाता है। तो पुष्पासन देख रहे हैं। और ये किसके चारों ओर? जो अंडाशय होता है, अंडाशय के चारों ओर पाया जाता है। और निषेचन के बाद कभी जो पुष्पासन होता है वो भी फल में क्या होता है? बदल जाता है। ये चीज़ आपको याद होना चाहिए कि निषेचन के बाद पुष्पासन कभी कभी फल में क्या होता है? बदल जाता है। ये पुष्पासन होता है। ठीक है। पुष्पासन के बाद हम लोग आते हैं बीजांड के पास। किसके पास? बीजांड के पास। हाँ तो तुम समझ लो, बीजांड कहाँ पाया जाता है? अंडाशय के अंदर। तो तुम समझ लेते हैं पहले, बीजांड कहाँ पाया जाता है? अंडाशय। सारा देखो, अगर चित्र नहीं बनाएगा तो कुछ भी नहीं पता चलता। चित्र के माध्यम से पूरा स्पष्ट होता है कि कहाँ कौन पाया जा रहा है। जो बीजांड होता है वह बीजांड अंडाशय के अंदर पाया जाता है। और सुनो, निषेचन के बाद
निषेचन के बाद जो बीजांड होता है किसमें बदल जाता है? बीज में बदल जाता है। तो लिख लो, लिखो। तो एक ना यह अंडाशय के अंदर पाया जाता है, अंडाशय के अंदर पाया जाता है, अंडाशय के अंदर पाया जाता है तथा निषेचन के बाद, निषेचन के बाद यह, निषेचन के बाद यह बीज में बदल जाता है, निषेचन के बाद ये बीज में बदल जाता है। याद करो, बीजांड कहाँ पाया जाता है? अंडाशय के अंदर पाया जाता है, अंडाशय के अंदर पाया जाता है। आज जब निषेचन की प्रक्रिया संपन्न हो जाती है तो बीजांड किस में बदल जाता है? बीज में बदल जाता है। बस 2 और हेडिंग आपको पढ़ना है, ठीक है? उसके बाद से आज का दिन समाप्त होगा। अच्छा, याद नहीं बायोलॉजी आप पढ़ ली? ठीक है ना, लिख ले यार। बीजांड अंडाशय के अंदर पाया जाता है, निषेचन के बाद बीजांड बीज में बदल जाता है। बीजांड अंडाशय के अंदर पाया जाता है, निषेचन के बाद बीजांड किस में बदल जाता है? हमारे में से लिख लेगा। नहीं यार, याद नहीं हो गया। अभी देखे लिख रहा है, पकड़ो। लेकिन बीजांड अंडाशय के अंदर पाया जाता है और निषेचन के बाद बीजांड बीज में आज ये आपको तो नहीं बता दे, सत्य फल किसे कहते हैं? सत्य फल। सुनो, कहोगे ना, ऐसे फल, क्या कहोगे? जिसका निर्माण अंडाशय से होता है। ऐसा फल जिसका निर्माण किससे होता है? हाँ, उसको हम लोग क्या कहते हैं? सत्य फल। जैसे आम, अमरूद, लीची, ये सब आपका क्या होता है? सत्य फल होता है। याद हुआ? तो सत्य फल के पहले परिभाषा लिखिए। ये जाना कि ये आपके टेस्ट के लिए बहुत उपयोगी है। आप बहुत विस्तार से पढ़े आज पुष्पों में। आज खत्म हो जाएगा ना यार, बहुत है। चलो लिखो कि जब निषेचन के बाद, जब निषेचन के बाद फल का निर्माण, फल का निर्माण अंडाशय से होता है। कौन है जो बायोलॉजी ऐसा पढ़ाएगा बताइए? आज आपको देखो, लड़कियां नहीं रहती है तो पढ़ाने में सही लगता है, समझ रहे हो? जब निषेचन के बाद फल का निर्माण अंडाशय से होता है तो उसे सत्य फल कहते हैं। क्या कहते हैं? सत्य फल कहते हैं, सत्य फल कहते हैं। जल्दी लिखो। आप उदाहरण लिख ले, उदाहरण लिख लो यार। आम लिख लो, आम। आम खाया हो ना? आम लिख लो, अमरूद लिख लो, हो गया। क्या लगा पूछिए? सत्य फल तो बता दोगे ना? बस, जिसका निर्माण किससे होता है? अंडाशय से। आप जानते भी होंगे कि अंडाशय फल में क्या होता है? बदलता है। ठीक है, अब लिखो लास्ट, आभासी फल। आभासी फल। चलो देखो कि निषेचन के बाद, निषेचन के बाद जब फल का निर्माण, फल का निर्माण अंडाशय से नहीं होता है, अंडाशय से नहीं होता है, अंडाशय से नहीं होता है। यह पुष्प के अन्य भाग से होता है, पुष्प के अन्य भाग से होता है। जैसे पुष्पासन से, पुष्पासन से फल का निर्माण होता है तो इसे आभासी फल कहते हैं। सबसे अच्छा के उदाहरण जानते हो कहाँ होता है? सेब, एप्पल, इसको उदाहरण में लिख सकते हो सेब। सेब क्या उदाहरण हो जाएगा? सेब हो जाएगा, लिखा जाएगा।
कोई दिक्कत है? नहीं। माने सत्य फल जो होता है ना, निषेचन के बाद इसका निर्माण, जौन फल अंडाशय से बनेगा, जौन फल, तो उसको कौन फल कहेंगे? सत्य फल। आ जौन फल किससे बनेगा? माने अंडाशय को छोड़ के पुष्प के किसी अन्य भाग से बनेगा, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? आभासी। तो आज के लिए इतना रह दिया जाता है। बाकी जैसे पुष्प वाला खत्म हो गया। का पुष्प वाला